We are in Bihar in the midst of election campaign, and with me right now is sitting the Vice President of RJD, Shivanand Tiwari ji. He is a veteran party leader, socialist leader who has worked across socialist parties. He has seen the politics of Bihar from close quarters. So we will speak to him about what is happening in Bihar now, how 2024 election is going to be a different election, what will be its impact on future politics of the country. शिवानंद जी, आपका स्वागत है। शिवानंद जी, आपने देश की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, खासकर बिहार की राजनीति को। 2024 का चुनाव है यहाँ पे और इस हाथ दो अलायंसों के बीच में लड़ाई चल रही है। आपको 2024 का चुनाव किस ओर जाता हुआ दिखता है? देखिए, 2024 का चुनाव जो है बिल्कुल स्पष्ट है। जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 का, उस चुनाव में एनडीए गठबंधन जो है 40 में 39 सीट जीता था। तो आप समझिए कि बीच में एक सीट कांग्रेस को मिला किशनगंज का, बाकी सब उन्हीं लोगों के हाथ में गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो नतीजा है वो रिपीट होना नहीं जा रहा, असंभव है। अब ये आकलन की बात है कि जो इंडिया गठबंधन है वो कितना सीट जीतेगा, एनडीए गठबंधन सीट है वो कितना जीतेगा, ये अलग बात है। उसमें हमारा ओपिनियन, आपका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि 2019 का रिपीटेशन जो है इस चुनाव में नहीं होने जा रहा है। देखिए, एक चीज़ हम स्पष्ट करेंगे कि इस मामले में बिहार बदनाम है कि साहब यहाँ जाति की राजनीति होती है। हिंदुस्तान में जाति है, इसलिए हिंदुस्तान के हर इलाके में जात आधारित राजनीति होती है। उम्मीदवार का जो चयन होता है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस क्षेत्र से उम्मीदवार हम खड़ा करने जा रहे हैं उस क्षेत्र का जातीय कॉम्बिनेशन क्या है। तो बिहार इस मामले में ज़्यादा बदनाम है, इसलिए कि मंडल का जो आंदोलन हुआ यहाँ बहुत कस के हुआ, या उसके पहले डॉक्टर लोहिया की जो राजनीति थी जिसमें पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा लगता था, उसकी वजह से थोड़ा लोगों को लगता है कि हाँ बिहार में ये है। देखिए, बिहार में आप ठीक कह रहे हैं कि जो जिस ढंग से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हुई है, अब मान लीजिए कौन तबका है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नंबर का जो तबका है वो अपर कास्ट है। वो अपर कास्ट को ये लगता है कि हमारा जो हेगोमनी था पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में, ये मंडल वालों ने, पिछड़े वालों ने हमको ख़त्म किया। और सही बात है। इसमें उनको गलतफहमी है कि अगर मान लीजिए लालू यादव नहीं आए रहते, समाजवादी आंदोलन नहीं हुआ रहता, तो हमारा जो स्टेटस था वही बना रह जाता। ऐसा होता नहीं है कि वोट की राजनीति हो रही है और वोट की राजनीति में जो बंदा है उसको तौला नहीं जाता है, उसको गिना जाता है। तो जिसकी गिनती भारी उसका पलड़ा भारी। तो उसको ये लगता है कि जो हम आप संविधान के बारे में कहें, उसको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है ये इन लोगों को सबक सिखा रहा है। और नरेंद्र मोदी जो है वो फिर से जैसे मान लीजिए हिंदू समाज बनाने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे उसका क्या मतलब है कि जो हायरार्की है, सोशल हायरार्की, वो बनी रहेगी। उनको ये लगता है कि ये ठीक दिशा में जा रहा है, आंख मूंद करके वो सपोर्ट कर रहे हैं। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हिस्सा जो है द्विजों का है। उसके बाद जो है बिहार के राजनीति में आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ हद तक हैं कि सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो यादव है। इस बार भी जो जाति सर्वेक्षण है उससे भी पता चला कि 14.2% है। तो उसका एक कहिए पकड़ जो है बिहार के राजनीति पर रही, और उसकी वजह से ही लालू यादव का एक ये हुआ, ताकतवर नेता के रूप में इमरजेंस हुआ। अब जो पॉलिटिक्स है उसके लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसका यहाँ 17-18% वोट है, वो कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से उसको लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है सबसे मजबूत ब्लॉक जो है वो लालू यादव का है, मतलब यादव का है। वो इसके साथ अलाइन हो जाता है, उसका नतीजा निकलता है कि ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी आप देखिएगा कि 2010 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें लालू यादव के पार्टी को मात्र 22
एमएलए जीते थे। ये कहिए कि नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन से बाहर आए और 2015 में जो उन्होंने महागठबंधन बनाया, जिसमें कांग्रेस भी थी, लेफ्ट के लोग भी थे, बल्कि कहिए कि महागठबंधन का नाम भी नीतीश ने ही दिया था। उस समय जो उछाल हुआ, कांग्रेस पार्टी का भी उछाल हुआ, राष्ट्रीय जनता दल का भी उछाल हुआ, नीतीश कुमार का तो पहले से चल रहा था, वो एनडीए गठबंधन में 1 नंबर की पार्टी थी, उनको भी मिला है 2 नंबर की पार्टी हो गए, वो माने आरजेडी हो गया 1 नंबर की पार्टी। तो वो एक ऐसा चुनाव था 2015 का जो सीधे दिखाई दे रहा था कि नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार का गली गली छान गए लोग। हमने उस समय लिखा था ये चुनाव जो है मैंने नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार हो रहा है, और इसमें अगर नरेंद्र मोदी पराजित होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर जो ध्रुवीकरण होगा पॉलिटिकल, उसमें नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी के सामने होंगे। और आपको याद होगा कि जब वो रिजल्ट हुआ था 2015 का, तो देश भर में नीतीश कुमार के छवि में एक उछाल आया था। नीतीश कुमार की एक खूबी थी भाषण करने में, एक एक शब्द को वो चुन चुन के इस्तेमाल करते थे। तो एक उनके व्यक्तित्व में जो उदारवादी चरित्र है, उसकी वजह से लोगों को लगा ये जो कठोर चेहरा है राजनीति में नरेंद्र मोदी का, उसका विकल्प ये हो सकते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य है, क्या कहिएगा, फिर नीतीश उधर से इधर चले गए। अब इससे उनका माने जो ऊंचाई थी, जो ऊंचाई उनको मिली थी एनडीए से बाहर निकलने के बाद, वो ऊंचाई जो है उन्होंने खो दिया। और उसके बाद तो फिर अभी जो कुछ हुआ है तो एक्सट्रीम था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से असर आएगा, लेकिन एक जो मैंने एक किस्म का ऐसा वोटर होता है जिसको नीतीश कुमार पसंद आते हैं, नीतीश कुमार का काम पसंद आता है, उन्होंने इतना काम किया, ऐसे किया। कुछ लोगों को लालू यादव पसंद आते हैं कि नहीं साहब इन्होंने पिछड़ों का मान सम्मान बढ़ाया। अब ये नीतीश कुमार का उस मामले में कमी आई है कि भला बताइए साहब ये आदमी इस तरह से। तो ये अभी जो नवादा में मैंने इनकी सभा हुई नरेंद्र मोदी की, उसमें नीतीश कुमार का जो बिहेवियर था, हम आपको क्या बताएं, हम शर्मिंदा हुए। इस तरह का भाषण किया, लगा कि ये बीमार किस्म का मस्तिष्क बीमारी है इसकी। कह रहा है कि 4000 4500 सीट मिलेगी, और जिस ढंग से पैर छुआ, हम इतना लज्जित हुए, इसलिए कि नीतीश कुमार के साथ बहुत गहरा मेरा संबंध रहा है, राजनीतिक संबंध रहा है। हम पहली दफ़ा विधायक समता पार्टी से ही बने, और नीतीश के ही पार्टी से हम राज्यसभा में भी गए, और राज्यसभा में जाने के लिए हम नीतीश के दरवाजे पर नहीं गए, नीतीश हमको यहाँ चिड़ियाखाने से पकड़ कर ले गए अपने घर में, और बिना मेरे मुंह खोले हुए दे दिए। थोड़ा मेरा भी स्वभाव है, उसमें दबंगई है, हम भी कुछ कभी कभी ऐसा बोल देते हैं जिससे मेरा तो नुकसान होता ही है, राजनीति का भी नुकसान होता है। तो हमने ये 2013 में जो है राजगीर में पार्टी का शिविर हुआ था, उसी समय हमने कहा था नीतीश को, ये साधारण आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है चाय बेचने वाला आदमी, आज प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी का सबसे मजबूत दावेदार है, इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। उसको लेकर के काफ़ी हमसे नाराज हुए, हमको एक ही टर्म राज्यसभा में रखा, उसके बाद पार्टी से भी निकाल दिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी के साथ और चालाकी के साथ ये काम किया। आप उत्तर प्रदेश में ही देखिए, मैंने मायावती की जो जात है, उसके बाद जो किनारे में लोग हैं और जातियां हैं दलितों की, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी। उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिया। उसी तरह से अति पिछड़ी में अब यहाँ 36% जो है, मैंने कास्ट सेंसस के हिसाब से बिहार में 36% अति पिछड़ा, उसमें सैकड़ों जातियाँ हैं। अब उसमें हर जाति की इच्छा होती है कि हमारा आदमी जो है
वो काउंसिल में जाए या असेंबली में जाए या राज्यसभा में जाए या लोकसभा में जाए, आप सबको एकोमोडेट नहीं कर सकते। ये काम नीतीश कुमार भी नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को जो एडवांटेज मिला था वो ये एडवांटेज था कि पहली दफ़ा उन्होंने अति पिछड़ों को पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में, नौकरी में तो कर्पूरी ठाकुर ने दे दिया था आरक्षण, पंचायत का और ये क्या नाम है लोकल बॉडीज का जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने उसको आरक्षण दिया। ये काम लालू यादव को करना चाहिए था कि सबसे बड़े माने पिछड़ों के जागृति का श्रेय उनको जाता है। उस समय उन्होंने इसको कर दिया होता तो लालू यादव की सरकार नहीं जाती। तो ये जो पिछड़ों में जाता है कि साहब हम मदद भी कर रहे हैं, हमको शेयर भी नहीं मिल रहा है, तो सही बात है, सारी पिछड़ी जातियाँ मदद कर रही है, लेकिन शेयर तो उनमें से कुछ ही लोगों को मिल पाएगा। वैसे लोगों को माने दूसरे लोग जो है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लॉइट करती है, मान लीजिए कहीं इसी चुनाव में आप देखिएगा हमारी पार्टी जो है, हमारा जो गठबंधन है, उसने जिस ढंग से सीट का बंटवारा किया है, इसमें अपर कास्ट भी दिखाई दे रहा है, इसमें अति पिछड़ी जातियाँ भी दिखाई दे रही हैं, यादव भी दिखाई दे रहा है। ऐसा झूठ जो है इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला होगा। ये जो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके, किस तरह से इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों से पैसा लिया है। अभी जो केजरीवाल जेल में है, जिसके बारे में कहा जाता था कि एक एक्यूज के रूप में रेड्डी को पकड़ा था, उसने जो है केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उसी के आधार पर केजरीवाल जो है एक्यूज बनाए गए हैं। और उस रेड्डी ने 58 करोड़ या 59 करोड़ रुपया जो है अपने रिलीज के बाद जो है बॉन्ड खरीदा। ये साफ दिखाई दे रहा है। कई जगह ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईडी गई और उसका नतीजा निकला कि 10 दिन 15 दिन 20। तो भ्रष्टाचार का ये तो झूठा बहाना है। भला बताइए, प्रफुल्ल पटेल एक्यूज रहे, हम उस समय राज्यसभा में थे, और जिस ढंग से उस आदमी ने माने एयर इंडिया को बर्बाद किया, तबाह किया, वो एंटी नेशनल काम था। आज जो है मैंने कोर्ट में दाखिल हो गया, महाराष्ट्र के कोर्ट में, कि नहीं साहब ये मुकदमा नहीं चल रही थी। क्या है भाई, अजीत पवार के बारे में क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने? ये जो आसाम में मुख्यमंत्री हैं, इनके यहाँ भी तो शारदा चिट फंड और कौन कौन जी का पूछताछ हुआ था, शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके खिलाफ नहीं हुआ था। ये है आपका मुंहजोर है, आपके पीछे जो है सत्ता की ताकत है, आपके बोली के पीछे, आप यही प्रचार कर रहे हैं। एक जो दूसरा आरोप जो लगाते हैं मोदी और भाजपा, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें प्रबल वंशवाद है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, प्रबल वंशवाद है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो यूपी में, चाहे वो आरजेडी हो बिहार में और अन्य जगहों पे। तो क्या आपको लगता है कि और भाजपा में एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़ के प्रधानमंत्री बन जाता है, क्या आपको लगता है ये जो वंशवाद के खिलाफ जो बार बार बोल रहे हैं, ये रेजोनेट करता है ग्राउंड पे? देखिए, वंशवाद की बात तो बिल्कुल फालतू है। अब चिराग पासवान का क्या है भाई, जिस ढंग से आपने स्वागत किया, ये वंशवाद नहीं है। ये शकुनी चौधरी का बेटा जो है बना हुआ है माने अध्यक्ष, वंशवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा जो है चुनाव लड़ता है, वंशवाद नहीं है। आप देखिएगा जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तब घनश्याम दास बिरला का जो परिवार है उसी के हाथ में 10-15 जो एक्सपेंशन हुआ। आप JRD टाटा का देखिए, जमशेदपुर टाटा के ज़माने से शुरू हुआ, आज भी वो कंपनी टाटा के हाथ में है। गोदरेज है, सब के सब में। या जज का बेटा अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे। तो इसलिए ये कहना हमारे समाज की बनावट ऐसी है। ये तो कहा जाता है कि आपको मैंने अमेरिका वगैरह में भी है, बेटा बाप जो है बना प्रेसिडेंट तो बेटा भी बन गया, या केनेडी परिवार को लेकर के कहा जाता था। तो इसलिए ये सिर्फ टारगेट बनाने के लिए वंशवाद कहा जा रहा है, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। अब मान लीजिए जिसे तेजस्वी है, तेजस्वी को लाभ मिल गया, पहली दफ़ा विधायक बन गए वो, उसमें लालू यादव का प्रभाव रहा। लेकिन जो तिबारा जो बनता है, वो अपनी जब तक उसकी कमाई नहीं होगी, उस क्षेत्र में पूंजी नहीं होगी, कहाँ टिक पाएगा। इसलिए खाली वंशवाद की बात करना है
फर्स्ट स्टेप जो होता है राजनीति में, उसमें किसी को ये मिल जाता है। आप चिराग को ही देखिए, आपने रामविलास जी को भी नज़दीक से देखा है और इसको भी देख रहे हैं। कहाँ रामविलास जी और कहाँ ये? हम तो रामविलास जी को उस समय से देख रहे हैं जब पहली दफ़ा वो विधायक बने थे। हमारे शंकराचार्य बनाम शिवानंद के मुकदमे में वो गवाह के रूप में छपे थे। विधायक बनने के पहले से हम उनको देख रहे हैं। कहाँ से कहाँ गए, ये लड़का कहाँ गया? यहाँ पे देखिए, नीतीश जितना भी कहें, तब उनकी बात पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि हमको याद है, हम थे तेजस्वी के साथ जिस दिन मीडिया को इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत में मीडिया को तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये घोषणा किया। हमको लगा क्या बोल रहा है भाई। अच्छा, उस घोषणा के बाद जो रिएक्शन आया नीतीश कुमार का, लड़का है कुछ नहीं जानता है, कहाँ से देगा, जेल से पैसा ले आके देगा। लालू जी उस समय जेल में थे, ये बोला। और उसके बाद जो है वहाँ से जब यहाँ आए और यहाँ आने के बाद जो है 10 ही दिन के बाद जो आदमी ये कह रहा था कि कहाँ से काम देगा, कहाँ से पैसा देगा, वो गांधी मैदान के मीटिंग में 15 अगस्त के झंडा उत्तोलन में उन्होंने भाषण दिया कि 10 लाख लोगों को नौकरी तो देंगे ही, 10 लाख नया रोजगार भी पैदा करेंगे। अभी तो पूरे प्रदेश ने देखा है, लोगों ने सुना है। इसलिए ये जो दावेदार हो रही है, अभी लोग फंस गए। फिर जो लौट करके उधर गए कि भाई ये तो सेहरा तेजस्वी ले रहा है, तो ये सेहरा उसको नहीं मिले, इसलिए हल्ला कर रहे हैं कि नहीं साहब नीतीश दे रहे हैं। सही बात है, नीतीश मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आदेश जो है पारित होगा सरकार का, मुख्यमंत्री को सेहरा जाता है। लेकिन ये जो रोजगार वाला, नौकरी वाला मामला है, ये सब लोगों ने देखा है कि इसका इनिशिएशन जो है वो तेजस्वी के जरिए हुआ और उसका रिएक्शन नीतीश कुमार ने क्या दिया। और अब नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने शुरू किया काम, तो वही उसी कंटिन्यूटी में अभी जो है गाड़ी आगे चल रही है, इसलिए बहुत उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब नहीं है, हमको लगता है। मान लीजिए कि 67 में यहाँ जो है सरकार बनी, महामाया बाबू चीफ मिनिस्टर बने, तो कभी सहायक बनाम कौन, तो कहीं हुआ नहीं था। इसलिए इसका कोई अर्थ और बहुत मतलब नहीं है। असली ये है कि नरेंद्र मोदी जो है मीडिया के सहारे, सत्ता के सहारे अपनी आवाज़ को बहुत एम्प्लीफाई करके सुना रहे हैं, यही उसका फर्क पड़ा है। अब ऐसा नहीं ना हो सकता है कि हम जहर पी रहे हैं और आप हमको रोक रहे हैं कि जहर मत पीजिए, ये जहर है मत पीजिए। तो हम आपसे ये कहेंगे कि नहीं साहब, पहले अमृत ले आइए तब हम जहर पीना छोड़ेंगे। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं, उसका बहुत माने मतलब नहीं है। अब कोई सवाल पूछने वाला रहता है कि भाई गारंटी की बात करते हैं, 2014 में आपने क्या गारंटी दिया था? 2019 में सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हैं थे उस समय कश्मीर के, हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये कहा, या उस समय मीडिया में भी छपा था कि माने सीआरपीएफ ने मांगा इनसे हवाई जहाज, नहीं दिए। राजनाथ जी उस समय होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिए भाई? आज तक आने स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आया है। अगर हवाई जहाज उनको मिल गया होता तो वो दुर्घटना नहीं होती, या उस दुर्घटना के बाद वो लड़का था, वो इनोसेंट लड़का था जिसको माने पुलिस ने पकड़ करके नाक रगड़वाया था, वो उसको कहाँ से इतना बारूद मिल गया, कहाँ से उसको गाड़ी मिल गई? फिर ये भी कहा जाता है कि इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसके पीछे माने एक पायलट उसका कुछ दूसरा नाम है, वो पूरे रूट को देखती है कि कहाँ कहाँ वीक पॉइंट हो सकता है, उसको ये लोग सील करते हैं। और वो जो है गाड़ी लेकर के एक तरफ से आता है और सीधे जो है धक्का मार देता है। उसके बारे में कुछ भी कोई जानकारी नहीं है। अगर वो नहीं हुआ रहता, इनके लिए तो जवाब देना मुश्किल हो जाता कि 2014 में जो इन्होंने वादा किया था उसमें कितना पूरा किया। सवाल पूछा जाने लगा था
लेकिन ये देशभक्ति का उस समय जुनून चढ़ा लोगों के दिमाग में और किसी ने ये नहीं किया। इस बार क्या लग रहा है, कोई प्रो वेव या एंटी वेव है लोकसभा चुनाव में? हमको देखिए मैंने हमको कुछ उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना, इंडिया गठबंधन को जैसे पटना में मीटिंग हुई और पटना के मीटिंग के बाद जो है इनको चीज़ों को सेटल कर लेना चाहिए था, वो इन लोगों ने नहीं किया और उसका नतीजा हुआ कि अब तक जो है चुनाव कैंडिडेट का घोषणा हो रहा है। तो कैंडिडेट को भी जो या पार्टी और कैंडिडेट दोनों को जो समय मिलता है कैंपेनिंग का, क्षेत्र में काम करने का, उस हिसाब से नहीं मिला है। ये उसकी कमजोरी रही है। हमारा व्यक्तिगत तो ओपिनियन था कि वायनाड से नहीं लड़ करके अमेठी से ही लड़ते राहुल गांधी। वो ज़्यादा जो है ये लगता है कि हमारी चैलेंज को एक कबूल कर रहे हैं। नेता को मजबूत के रूप में लोग देखना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी का एडवांटेज क्या है? उसकी जो एक छवि बनी वो मजबूत नेता की छवि बनी, उसको बनाया गया। आप देखिएगा कि जो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और वाइब्रेंट गुजरात और फलाना ठिकाना, हमको अच्छी तरह से याद है कि सबसे पहले अनिल अंबानी ने इनका चेहरा कहा गांधी के बाद और जमशेदजी के बाद यही अवतरित हुए हैं इस धरती पर, और ऐसे है वैसे है। वहीं से कैंपेन शुरू हुआ, ये प्रो कॉर्पोरेट जो है ये सरकार होगी। संयोग ऐसा हुआ कि जो सेकंड टर्म था नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी का, उस समय 2G का मामला आ गया, उस समय माइंस वाला मामला आ गया, कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, उसमें तरह तरह से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी। लोगों में एक निराशा थी, लोगों को लग रहा था कि ये इनडिसिसिव प्राइम मिनिस्टर। उसमें एक हुआ कि नहीं, डिसिसिव प्राइम मिनिस्टर जो प्रोग्रेस भी कर सकता है, और उसने किया है। इनका इमेज बन के आया और उसमें जो इन्होंने हरियाली दिखाई, 2 करोड़ नौकरी, किसानों के आमदनी को दुगना आदि, उसका एडवांटेज इनको मिला। एक तरफ निराशा का बहुत मौजूदा जो सत्ता थी उस समय, और दूसरे तरफ इनका इस तरह से धूमकेतु के तरह हम कहते हैं कि उनका अवतरण हुआ। अभी में कोई बदलाव दिख रहा है? अभी के चुनाव में कोई बदलाव 14 से या 19 से अलग दिख रहा है चुनाव? अपोजिशन का कोई वीक पॉइंट दिख रहा है जिसकी वजह से एडवांटेज वो नहीं ले पाए? इतना तो सही है आनंद जी कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ताबड़तोड़ झूठ सच हमला कर रहे हैं ये लोग, उसी से बेचैनी दिखता है। 400 पार तो 300 पार, कहीं 50 पार, कहीं सफल नहीं हुए। लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो है इम्पैक्ट जो है करने का, हर जगह 400 पार, उसका कार्यकर्ता सब जो है यही बोल रहा है। ये मैंने साइकोलॉजिकली वो लोगों को विन ओवर करना चाहते हैं और साइकोलॉजिकली वो जनता को डेमोरलाइज करना चाहते हैं, माने अपोजिशन को डेमोरलाइज करना चाहते हैं। ये स्ट्रेटजी है उनकी। शिवानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद।